बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की सियासत आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और इस सियासत में अब कहीं ना कहीं जो लोकसभा इंतखाब साउथ कश्मीर की है वो एक बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन रहा है, क्योंकि इस इंतखाबी हलके से जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कदावर लीडर और गुजर कम्युनिटी में एक असर रसूख रखने वाले लीडर मियां अल्ताफ को यहां से फील्ड किया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और साबिक मरकजी वजीर और साबिक कांग्रेस लीडर और आज DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद भी इसी निशस्त से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद मुमकिन तौर पर PDP भी, जहां तक हमारे जराये का ताल्लुक है, PDP महबूबा मुफ्ती जो PDP के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है वो यहां से चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ अपनी पार्टी ने भी आज अपने उम्मीदवार का यहां पर ऐलान कर दिया है। इस सारी सिचुएशन को लेकर यहाँ कर जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का रहने वाला है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज श्रीनगर के नवाई सुबह में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर दफ्तर है, वहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से एक रोज़ा सूबाई सतह का यूथ कन्वेंशन मुनक़्क़िद हुआ। और इस यूथ कन्वेंशन में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। यूथ की जो क़यादत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी यहाँ पर थे और काफ़ी सारे बरकरान भी यहाँ पर आए हुए थे। और इस दौरान जहाँ उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बात की और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ माइल करने की बात की है, वहीं पर अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने सबसे ज़्यादा जो निशाना साधा वो आज गुलाम नबी आज़ाद पर साधा। और उमर अब्दुल्ला की जो स्पीच है उसका एक बेशतर हिस्सा गुलाम नबी आज़ाद पर आज मुहित था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साउथ कश्मीर की निशस्त से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि ताल्लुक गुलाम नबी आज़ाद का जहां तक हम देखेंगे, जो आज तक वो चुनाव लड़ते आए हैं, वो डोडा बदरबा से जड़ तक चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन आज वो अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और इस हवाले से गुलाम नबी आज़ाद के अनंतनाग राजौरी निशस्त से चुनाव लड़ने पर उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि उनकी उम्मीदवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सियासी हमला है। यानी आज जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर तकरीर की और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के सियासी मैदान में और खासतौर पर लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने को नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासतौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सियासी हमले से ताबीर किया है। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला का कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एहसानात जो है वो बहुत सारे गुलाम नबी आज़ाद पर थे। और उसकी उमर अब्दुल्ला ने खुद भी वजाहत की है कि कब, जब इससे पहले राज्यसभा हो, दीगर हो, वहां पर गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा या लोकसभा पहुंचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट रहा है, ये आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के गुलाम नबी आज़ाद पर काफ़ी एहसानात है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आज़ाद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एहसान भूल गए, लेकिन बीजेपी का एहसान उन्हें याद रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एहसान को पूरा करते हुए या उसका एहसान चुकाते हुए दरअसल उन्हें बीजेपी की जानिब से या सरकार की जानिब से दिल्ली के अंदर बंगले दिए गए हैं और उन्हें सरकारी कोठी के अलावा दीगर चीज़ें फराहम की जाती है, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की वफादारी कर रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो यहाँ गुलाम नबी आज़ाद इस पार्लिमानी निशस्त से चुनाव लड़े, ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना था। अदरवाइज उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को जो बटन दबाने के लिए वोट का निशान दिया गया है वो बाल्टी है और वो लोगों को डस्टबिन भी नजर आएगा और इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाएगा। और ये आंखों का तकाजा है कि लोग उसे किस नज़र से देखेंगे, कोई इसे डस्टबिन देखेगा और कोई इसे बाल्टी देखेगा, और जो बाल्टी देखेगा वो उसी पे वोट करेगा और जो डस्टबिन करेगा वो डस्टबिन को वोट करेगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक बार ही दो बार राज्यसभा भेजा उनको अपनी सीट चौंका के बाद जिसका कहना अपने फारूक साहब का था कि मां से
रायपुर का इलाज चल रहा था। मैं वहां से सोनिया गांधी को कहा कि मैं अभी सीट दूंगा, आजाद साहब को दे दीजिए। फारूक साहब और मुझसे हम लोग समझ में नहीं आया था क्यों। लेकिन अब कल जो उन्होंने ऐलान किया कि वो अनंतनाग की सीट पे इलेक्शन लड़ने, समझ आ गया। वो भी ऐसा चुका रहे थे जो पद्म का इनाम मिला उनको, जो दिल्ली में उनको मकान दी गई, जो वजीर आजम साहब ने उनके लिए राज्यसभा में आंसू बहाए, ये उसी का तो ऐसा चुका है। ये तो अभी उनको पढ़ने में जाने का इतना शौक था, अपने घर से लड़ते जो है, मैं भी मानता हूं, लेकिन वहां लड़ने से शायद बीजेपी को नुकसान होगा। वहां लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता, और बीजेपी ने उनको कहा वहां से भी लड़ना, आप यहां से लड़ो। जीतने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं। आप लिख के दे दीजिए, कोई बात नहीं, आ जाइए जितने आए हैं। ये पहली बार आप नहीं देख रहे हैं, इनका एक साथ आना कभी नहीं किया इन्होंने। 77 में जय कश्मीर के खिलाफ सब इसी तरह इनका है। चलिए, उमर अब्दुल्ला का ज़्यादातर गुस्सा यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर नजर आया, क्योंकि उनका कहना था कि यानी ऐसा लग रहा है उनकी तकरीर से कि शायद उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि गुलाम नबी आज़ाद इस निशस्त से चुनाव लड़ेंगे और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी वजह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही बता रही थी कि उन्हें काफ़ी गुस्सा इस चीज़ का है, और फिर वो एहसानात का उन्होंने जिक्र किया जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके बकौल गुलाम नबी आज़ाद के तय किए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि उमर अब्दुल्ला ने जब यहाँ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस निशस्त के लिए खास तौर पर यानी अनंतनाग राजौरी निशस्त के लिए या जम्मू कश्मीर की सभी 5 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिदा तौर पर चुनाव लड़ेगी। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो हमारी बात हुई है उसमें कांग्रेस ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवारों को अपना सपोर्ट करेगी। यानी वादी की जो 3 निशस्तें हैं वहां पर कांग्रेस का सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहेगा। इसका जो ऐलान जो है उमर अब्दुल्ला ने किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ अंदरूनी बातें होती हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अलबत्ता कुछ दिनों में दिल्ली जाके इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिद तौर पर सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी करेगी, जीतेगी भी और मुत्तहिद तौर पर चुनाव प्रचार भी चलाएगी। बताइए ना, कभी कभार तो आप कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्टेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज में है, स्टेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है, क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकती। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, वोट बढ़ता हुआ? नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता है या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता है या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। तो जनाब, कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके
इधर आज अपनी पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और अपनी पार्टी ने भी 2 निशस्तों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर और जो पार्टी की दीगर सियासी क़यादत और सीनियर क़यादत वो उनके हमरा यहाँ पर थे। और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि अनंतनाग राजौरी से जफ़र मनहास यानी जफ़र इकबाल मनहास अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने श्रीनगर से यानी श्रीनगर बडगाम गांदरबल निशस्त से मोहम्मद अशरफ मीर को अपना उम्मीदवार तय किया है। और इन 2 नामों का आज मोहम्मद दिलावर मीर ने ऐलान भी किया है। मोहम्मद दिलावर मीर से ने इस दौरान ये भी कहा कि कुपवाड़ा बारामूला पार्लिमानी निशस्त के बारे में अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि आप सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अभी पार्टी ने इस निशस्त को लेकर पार्टी गौर ही कर रही है और अभी तक सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट करने से मुतलिक भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। यानी सिर्फ 2 सीटों को लेकर पार्टी का डिसीजन आया है। एक जफ़र इकबाल मनहास जो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त से वहाँ के कैंडिडेट होंगे और मोहम्मद अशरफ मीर जिनका ताल्लुक श्रीनगर से ही है वो उम्मीदवार होंगे श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी निशस्त के लिए। और उनसे पूछा गया ये भी कि आज़ाद साहब के साथ आपका कोलेशन चल रहा था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई। तो उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब के साथ कोलेशन के बारे में बातचीत चल रही थी लेकिन आज़ाद साहब ने इरादे से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया और फिर तस्वीर साफ हो गई। मोहम्मद दिलावर मीर क्या कुछ कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे थे। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला दिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो अभी दैट इज लॉस्ट लेग जहाँ पे 26 नए तो इलेक्शन हो रहे हैं। उस बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया, तो उस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा एट एप्रोप्रिएट टाइम। We have not decided it as yet. We have not decided it as yet. राव साहब थर्ड की बात थोड़ी सी, लेकिन कल आजाद साहब ने उसको स्टेटमेंट दिया कि कंसेंसस नहीं हुआ आपसे, तो आप इस तरफ से अपना बात शेयर करते हैं। देखिए, जहाँ तक आजाद साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, कोशिशें जारी थी। आपस में मैं ये छुपाना नहीं चाहता हूँ, आपस में तालमेल था कि साहब हम इकट्ठे मुकाबला करें इन ताकतों का, लेकिन वो नहीं हुआ। आजाद साहब ने सेपरेटली वहां से अपना नॉमिनेशन अभी काफी देर से हम सुन रहे हैं एबीसी का, लेकिन उनसे पूछे जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं वो किस टीम में शामिल है। Why don't you ask PDP? Why don't you ask National Conference? Where were they? They were with BJP. They were part of BJP. How can they blame us? हमने कभी उनसे अलायंस नहीं की, कुछ नहीं किया बीजेपी के साथ। जहाँ तक जम्मू प्रोविंस का ताल्लुक है, हमारी पार्टी वहाँ से उतनी मजबूत नहीं है कि हमने इसीलिए हमने वहाँ से कोई कैंडिडेट फील्ड नहीं किया। तो आपका जो वोट है, आपके वर्कर जो हैं वो किसको वोट किया, वो बाइकाट करेंगे या वोट किसी को डालेंगे? और उस सिलसिले में हमने कोई फैसला नहीं। धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इस फ्रेम में अब आ रही है कि अब अवामी राब्ता मुहिम जो है उससे ज़ोरों शोर से चलाया जाए, क्योंकि इंतखाबात का जो पहला फेज़ है वो होने जा रहा है। और इस हवाले से जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ 3 निशस्तों में सबसे पहले जो इंतखाब होगा वो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के लिए होगा। और इसी वजह से ये हल्का काफ़ी दिलचस्पी का हामिल और काफ़ी
दिलचस्प कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। दो चीजें इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखे गए, एक कि महबूबा मुफ्ती जो मुमकिन तौर पर पीडीपी की उम्मीदवार होगी, एक बड़ा चेहरा है। गुलाम नबी आज़ाद भी एक बड़ा चेहरा है, और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद अल्ताफ जो है वो भी एक बड़ा चेहरा है। और तीसरी बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गुजर और पहाड़ी वोटर हैं, और यहाँ पहाड़ी वोटर के काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदवार हैं। जफर इकबाल मनहास भी अगर हम देखेंगे तो पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या वो गुजरों का सपोर्ट हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। जब बीजेपी भी अपने पत्ते खोलेगी, और अगर बीजेपी ने यहाँ अपने मैंडेट का ऐलान किया, अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया, तो फिर उसके बाद भी ये कॉन्टेस्ट एक नया डायमेंशन ले सकता है। लेकिन अभी तक का सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। सईद रूफ, चूंकि आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला की स्पीच भी आपने सुनी होगी, गुलाम नबी आज़ाद पर वो ज़्यादा आज जो है फोकस्ड थे, क्योंकि शायद इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उमर अब्दुल्ला को गुलाम नबी आज़ाद ही खतरा लग रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को आप किस नज़र से देखते हैं? ने खुद कहा कि ये बड़ी दिलचस्प एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है साउथ कश्मीर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जिन लीडरों का अभी फिलहाल इंतखाब किया गया, यानी जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस सेगमेंट से इंतखाबात में, उनका ताल्लुक इस कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ का इंतखाब किया, और मियां अल्ताफ का ताल्लुक कंगन से है, और कंगन जो है वो श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता है। गुलाम नबी आज़ाद, उसका ताल्लुक उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से है, और इसके साथ साथ जफर मनास साहब, हालांकि वो शुपयान में रहते हैं, पर शुपयान जो है 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, पुलवामा और शुपयान जो है वो श्रीनगर के साथ जोड़ी गई है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को साउथ के साथ रखा गया है, यानी हर एक का फोकस जो है वो पहाड़ी और गुज्जर वोट को लेकर है, क्योंकि मियां अल्ताफ फील्ड में आना, गुलाम नबी आज़ाद का या जफर मनास का आना, यानी गुजर और पहाड़ी वोट पे सारा फोकस किया जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और जो कश्मीरी वोटर है, यानी जिसकी तादाद काफी ज्यादा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तकरीबन 11 लाख के करीब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी वोटर है, जो जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, तो उन पे ज्यादा फोकस अभी नहीं है। हालांकि पीडीपी, जैसे आप खुद कह रहे हैं, पीडीपी इंतखाब कर सकती है पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का, क्योंकि उनका जो बेस है वो साउथ कश्मीर है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ कश्मीर से वोट लेगी, और मियां अल्ताफ का सहारा लेकर वो पहाड़ी और गुज्जर वोट लेकर सीट जो है वो ले सकती है। वो इस पर कॉन्फिडेंट थे, और उमर अब्दुल्ला ने जब इंतखाब किया था मियां अल्ताफ साहब का, तब उन्होंने ये कहा था कि हमें उम्मीद है और हम बिलीव रखते हैं कि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। पर गुलाम नबी आज़ाद का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खलबली मच गई है। आज जिस तरह उमर अब्दुल्ला की तकरीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने जो निशाना है वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद पर साधा है। उन्होंने पीडीपी के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने बीजेपी को लेकर बात नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी, अपनी पार्टी को लेकर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जो सारी बातें की उन्होंने वो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर की है कि एहसान गुलाम नबी आज़ाद पर है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के और एहसान को याद दे रखा है गुलाम नबी आज़ाद ने। यानी इससे साफ जाहिर ये होता है कि खलबली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वजह से है कि गुलाम नबी आज़ाद के आने से पीडीपी को ज्यादा खतरा नहीं हो सकता है, अपनी पार्टी को खतरा नहीं है, भी है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा है। जहां गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी ये वोट तो हमेशा रहते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी सपोर्ट है, और कांग्रेस राजौरी पूंछ से लेकर कश्मीर तक, जहां हम गुलाम अहमद मीर की सीट का जिक्र करते हैं, या और भी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का वोटर है, अगर वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा फिर भी भारी है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा तो भारी है, जैसे वो कह रहे हैं अभी मतलब कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हम मिलकर लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस हवाले से कोई बात सामने नहीं रखी है या कोई फैसला नहीं आया है, मजबूती की बात नहीं है। पर गुलाम नबी आज़ाद के आने से जो मेन मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि वो राजौरी और पूंछ से ज्यादा वोट हासिल करेंगे, लेकर आएंगे, और फिर उनके लिए आसानी होगी अनंतनाग आते आते कि उनको काफी ज्यादा लीड वो लेके आएंगे, और फिर वो आराम से वो सीट हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के आने से, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, और वो भी वोट लेकर आएंगे, और वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते से कटेगा। आखिर बार जाना चाहूंगा रूफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर कोई यहां पर जो है बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं, उनको जैसे जगह ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट भी है, चाहे अनंतनाग में
कुलगाम में कितना ही है, लेकिन जो राजौरी पुंछ का बेल्ट है वहां से बीजेपी एक बेस्टन में है, वहां पर भी बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट है। तो उन्हें ये सारी पार्टियां क्यों इग्नोर कर रही हैं? बिल्कुल बीजेपी का वोट है, क्योंकि हदबंदी के बाद साफ नजर आ रहा था कि कहां से बीजेपी जो है वो वोट लेकर आ सकती है। लेकिन नजरअंदाज की बात नहीं है, बीजेपी अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं किया। क्या बीजेपी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेगी? क्या बीजेपी इस सेगमेंट से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या किसी का सपोर्ट करेगी? ये भी खबरें मिल रही है, जरा से ये भी खबरें आ रही है कि बीजेपी नहीं लड़ेगी, किसी और को सपोर्ट करेगी। वो वक्त ही फैसला करेगा, पर मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि जो राजौरी पूंछ का इलाका है, एरिया है, वहां से ज्यादा फोकस है लीडरान का साउथ कश्मीर के बजाय। अब किसके हक में वोट आएगा, वोटरान किस तरफ जाएंगे, वक्त फैसला करेगा, पर मुकाबला क्योंकि बड़े चेहरे मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़े चेहरे इस इंतखाबी फील्ड में, इस इंतखाबी नशस्त पर मैदान में नजर आ रहे हैं। आपका रूफ बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये इंतखाबी हल्का काफी दिलचस्प का हामिल है और बड़े चेहरे जिन्होंने इससे पहले भी मुल्क के अंदर इस हल्के की नुमाइंदगी की है, चाहे गुलाम नबी आज़ाद का हम जिक्र करेंगे तो वो पार्लियामेंट में ही होते थे, महबूब मुफ्ती भी साउथ कश्मीर से एक बार यहाँ से चुनाव जीत के निकली है, मियाँ अल्ताफ़ का एक नाम है गुजर कम्युनिटी के अंदर और पहाड़ियों के अंदर भी उनका एक अच्छा खासा असर और रसूख है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मल्टी एंगल यहाँ पर ये फाइट नज़र आ रही है, जिसके कई सारे एंगल हैं, तो इस एंगल में किसका एंगल फिट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से इलाहिदा कैंडिडेट उठाने के बाद जो पीएचईडी का मसला था उस पर सवालात उठ रहे थे। पब्लिक कहती है कि पीएचईडी अब रही नहीं, लेकिन कुछ लीडरान अभी भी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या पीडीपी के हो, वो ये समझते हैं कि पीएचईडी अभी भी है। और इसी का इजहार आज रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी किया। और हसनैन मसूदी का कहना है कि जो पीएचईडी है ये तो कभी इंतखाबात के लिए बना ही नहीं था। हसनैन मसूदी का कहना था कि ये तो एक दूसरे कॉज के लिए था। वो कॉज था 370 पर बात करना, 370 को वापस लेना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ठप्पा लगा दिया कि ये वापस नहीं आ सकता है, इस एतबार से कि जो 5 अगस्त का फैसला हुआ था वो कानूनी एतबार से सही हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो इसकी 5 मेंबरी बेंच ने कहा। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी कहते हैं कि हम वो जंग जो है लड़ने के लिए थे, और क्या अभी आगे भी ये जंग मुतहद तौर पर लड़ी जाएगी और किस फोरम पे लड़ी जाएगी, किन अल्फाज के साथ, किन हथियारों के साथ, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो असेंबली, ये जो इंतखाबात है, इसमें तो हमारी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक क्राइटेरिया सेट था जिसकी अब वायलेशन हुई है। हमने कहा था कि जिसने जहां से जीता है वो वहां से चुनाव लड़ेगा। ये हमें गलतमर्ज नहीं करना चाहिए पीएचडी को और एक इंतखाबी इत्तेहाद को। इंतखाबी इत्तेहाद पीएचडी से मुख्तलिफ है। पीएचडी का मंशूर को इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, बल्कि पीएचडी का यह मकसद था कि जो खोया गया, जो आवाम से लिया गया ये हुकूक, वो वापस मिले, उनकी हौसलियाबी हो, और जो 5 अगस्त के फैसले हो वो मनसूख हो, तो आवाम को उनकी यूनियन के हवाले से, नौकरी के हवाले से, और जो सियासी उम्र है वो उनकी हौसलियाबी हो। ये अलग मामला है इंतखाबी इत्तेहाद। तो हमने फैसला किया और उसके लिए वाज़ेह दलाइल दिए। हमने फैसला किया यहाँ पर जो है हम 3 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाया गया तो उस क्राइटेरिया में ये कहा गया कि यहाँ पर जो जिसकी कामयाबी हुई है 2019 में, वहाँ पर वो जमात ही लड़ेगी। तो ये मुतसादिम नहीं है, पीएचडी अपनी जगह पर। इधर आज चौधरी लाल सिंह बदरवा में थे और वहाँ पर वो अपना चुनावी प्रचार जो है, इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे थे। और इस दौरान चौधरी लाल सिंह ने यहाँ जलसे से खिताब भी किया और अपने खिताब में चौधरी लाल सिंह ने ये दावा किया है कि जो डोडा उधमपुर हल्का है यहाँ पर अब बीजेपी का कोई टेकर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं। एक बड़ी रैली से यहाँ पर खिताब भी किया, एक रोड शो भी किया, एक मार्च भी किया, जिसमें लाल सिंह का कहना है कि अब बीजेपी के जलसों में कोई लोग आते भी नहीं हैं, ये उनका कहना है।
और उनका यह भी कहना है कि आप जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहीं पर उतरते हैं तो लोग इस्तकबाल के लिए भी नहीं आते। कोई आदमी भाई उस मुंह हिला भाई तू क्या खा रहा है, अरे चने खा रहा है, मुंह खोल, कहता तो मुंह में तो कुछ नहीं है, तो मैंने स्पोर्ट किया ये करे तब गुलाब जामुन खाना था ना। तो कहने का मकसद है, कहने से फालतू बात से झुंड किसके पास होता है? ये शेरों का झुंड है, ये शिकार करता है। इधर रमन बल्ला भी आज जो है जम्मू के अंदर थे और रमन बल्ला ने भी आज यहाँ एक मंदिर में हाजिरी दी और ये माता कोलकंठ के मंदिर में उन्होंने हाजिरी दी और माता के दर्शन भी किए। लेने आ रहे हैं हम कटरा में जाएंगे। कल बाबा वाली माता के पास हमने एक जलसा किया, फॉर्म भरने के बाद आज कोलकंडोली यहाँ पे है। माता का आशीर्वाद बना रहे, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सच्चाई की जीत यहाँ पे हो। मैं पुरुषोत्तम जी का मुश्किल हूँ कि सोलंकी साहब की और हमारे गुरु यादव जी की मौजूदगी में जो इनकी। उधर जम्मू में ही आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें मुख्तलिफ सियासी वर्करों ने या कारकुनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान कविंदर गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने इन वर्करों का इस्तकबाल भी किया। ज्वाइनिंग का दौर जारी है, उसी संदर्भ में आज वार्ड नंबर 53 में श्रीमान अनिल जी और उनके साथियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया कि जो पेंडिंग इशू हमारे कई सैकड़ों सालों से पड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे नेतृत्व द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उसको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। मैं इन सभी साथियों का स्वागत करते हुए आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन में सभी सीटों पर हम जीत पाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास जारी है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी रुचि दिखाई है वो निश्चय ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।